स्टूडेंट्स वेलकम टू फिजिक्स थर्ड का। तो अब हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोडायनेमिक्स। लास्ट क्लास में हमने हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक्स में हमने क्या देखा, मैं आपको थोड़ा एक बार रिवाइंड करा देता हूँ। हाइड्रोस्टैटिक्स में हमने यहाँ पर ये देखा पहले, डेंसिटी क्या होती है, देन स्पेसिफिक ग्रेविटी, देन हमने पास प्रेशर के बारे में पढ़ा, देन पास्कल लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड सम फॉर्मूलाज, राइट। अब हम हाइड्रोडायनेमिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। हाइड्रोडायनेमिक्स में क्या है, लिक्विड इन मोशन, यानी कि यहाँ हमारा लिक्विड अब मोशन में है, ठीक है। हाइड्रो मीन्स लिक्विड एंड डायनेमिक्स मीन्स मोशन, राइट। और यहाँ पर हमारा लिक्विड इन मोशन है। तो देखो हाइड्रोडायनेमिक्स में जो सबसे पहली इम्पोर्टेंट इक्वेशन है वो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, राइट। इक्वेशन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो हमारी है वो है एरिया और वेलोसिटी को रिलेट करती है आपस में। जैसे सपोज करो हमारे पास ये पाइप है, इस तरह से हमारे पास एक ट्यूब है या पाइप बोल सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ से ये इस तरह से है, राइट। और ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दिस एरिया, सपोज दिस एरिया इज A1 एंड दिस स्मॉल एरिया इज A2, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शनल एरियाज हैं। अब सपोज करो एक लिक्विड है जो कि यहाँ से एंटर करता है, इस तरह से यहाँ से एंटर करता है विद वेलोसिटी V1, राइट। एंड यहाँ से बाहर निकल जाता है विद वेलोसिटी V2। इस तरह से इस ट्यूब में फ्लो कर रहा है लिक्विड अपना, ऐसे, राइट। अब जो हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो रहेगा हमेशा कांस्टेंट। इट इज़ एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट रहेगा हमेशा कांस्टेंट। तो हम बोल सकते हैं कि A1 इंटू वी वन इज इक्वल टू A2 इंटू वी टू, ठीक है। यहाँ पर V वॉल्यूम नहीं है, V इज़ द वेलोसिटी। मैं लिख देता हूँ, ये हमारी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, राइट। अब ये तो हो गया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब हमारी बात आती है बर्नौली इक्वेशन। अच्छा देखो, यहाँ पे एक बार मैं एक रिलेशन और लिखवा देता हूँ आपको। सपोज हम ये इस तरह से ट्यूब बनाएं अगर, जैसे सपोज करो ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है और इस तरह से हमारी ट्यूब है, राइट। अब ये ट्यूब आगे दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गई, इस तरह से, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ये इस तरह से। ये है हमारी ट्यूब। सपोज दिस एरिया इज A1, दिस एरिया इज A2 एंड दिस एरिया इज A3। और सपोज करो यहाँ से जो लिक्विड एंटर कर रहा है विद वेलोसिटी V1, यहाँ से निकल रहा है बाहर विद वेलोसिटी V2, और यहाँ से निकल रहा है विद वेलोसिटी V3। तो यहाँ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कैसे लिखी जाएगी, देखो लिक्विड एंटरिंग इज इक्वल टू लिक्विड आउटफ्लो हमें दिखाना है, राइट। अब देखो यहाँ पे हम एंटरिंग का लिखेंगे, A1 इंटू V1 इज इक्वल टू A2 V2 प्लस A3 V3, राइट। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हमने ये लिख दिया। क्योंकि जैसे लिक्विड यहाँ से फ्लो कर रहा था इस तरह से, तो आधा लिक्विड इधर स्प्लिट हो गया और इस तरह से कुछ लिक्विड इधर स्प्लिट हो गया। तो हमें इसके प्रोडक्ट को और इसके प्रोडक्ट को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। अब देखो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इक्वेशन है वो है बर्नौली प्रिंसिपल से आती है। जो नेक्स्ट हेडिंग डालो, बर्नौली प्रिंसिपल। बर्नौली प्रिंसिपल, बर्नौली प्रिंसिपल। देखो बर्नौली प्रिंसिपल क्या कहता है हमारा, कि जैसे सपोज करो कोई ट्यूब है इस तरह से, ये रही हमारी इस तरह से ट्यूब, और ये यहाँ पर ये वाला इसका अदर फेस है। और सपोज एरिया हेयर इज A1 एंड एरिया एयर इज A2। और सपोज करो हम इसको एक ग्राउंड लेवल मान लेते हैं। सपोज दिस इज आवर ग्राउंड लेवल वेयर पोटेंशियल एनर्जी लेवल, इसको जीरो लेवल बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो इसको हमने रेफरेंस लेवल माना है, राइट। अब सपोज करो ये जो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट यहाँ है, एंड हाइट ऑफ दिस पॉइंट इज, ये जो हाइट है डोटेड हाइट, ठीक है। सपोज करो हम इसको H1 बोल देते हैं फ्रॉम ग्राउंड, और इसकी हाइट को हम बोल देते हैं H2 फ्रॉम ग्राउंड, राइट, H2। और सपोज करो जो एरिया A1 है वहाँ पर लिक्विड एंटर एंटर कर रहा है विद वेलोसिटी V1, और यहाँ से बाहर निकल रहा है विद वेलोसिटी V2, ठीक है। V1 इज द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट पॉइंट, दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर है, ठीक है। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं।
अब देखो बर्नौली प्रिंसिपल बोलता है हमारा यहाँ पर कि प्रेशर प्रेशर प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम, ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा एट ऑल पॉइंट्स इन द लिक्विड, ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स इन द फ्लो, इन द इन द लिक्विड फ्लो, राइट। तो ये हमारा बर्नौली प्रिंसिपल है कि प्रेशर प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मस्ट बी कांस्टेंट। तो अब अगर इस इक्वेशंस के हिसाब से लिखेंगे हम यहाँ पर तो क्या लिखा जाएगा, देखो अब ये इस पॉइंट पर जैसे सपोज करो यहाँ पर ये पॉइंट 1 बोल देते हैं हम, इसको पॉइंट 2 बोल देते हैं। सबसे पहले तो ये देखो अगर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, mgh अपॉन वॉल्यूम v, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को कैसे लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वेयर अपॉन वॉल्यूम v, ठीक है। देखो ये छोटे वाला v ये जो है ये वेलोसिटी है, और जो नीचे लिखा है हमने इसको मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ये वॉल्यूम v है, ठीक है, कैपिटल V, राइट। अब देखो ये जो है, अब देखो मैं इतना देखो यहाँ पर mg अपॉन वॉल्यूम, ये क्या हो गया, वेट पर वॉल्यूम, ठीक है। वेट पर वॉल्यूम को हम बोलते हैं डेंसिटी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं रो, अगर मास अपॉन वॉल्यूम ले लो, राइट, मास अपॉन वॉल्यूम ले लो, ये है, ये बन गया अपना रो, ठीक है, दैट इज डेंसिटी, और g और h, ठीक है। क्योंकि रो क्या होता है अपना, रो होता है अपना मास अपॉन वॉल्यूम, यही होता है ना रो। तो यहाँ से हमारा रो जी एच बन गया, और इसी तरह से यहाँ पे बन जाएगा हाफ रो वी स्क्वेयर। तो ये है हमारी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो फर्स्ट पॉइंट पर लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट पर क्या लिखा जाएगा, प्रेशर P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वेयर, ठीक है, प्लस रो जी H1, ठीक है। क्योंकि पहले पॉइंट पर वेलोसिटी V1 है, प्रेशर P1 है, और यहाँ पर H हाइट H1 है, ठीक है। और रो तो सेम रहेगा क्योंकि एक ही लिक्विड फ्लो कर रहा है पूरी ट्यूब में से। अब इक्वल टू, अब सेकंड पॉइंट पर लिखना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट पर क्या लिखेंगे, प्रेशर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वेयर प्लस रो जी H2। अब ये जो हमारी हो गई ये बर्नौली इक्वेशन हो गई, यानी कि इसको यूज़ करके हम कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल में जो बोलेगा उसके अकॉर्डिंग हमने फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बर्नौली प्रिंसिपल। अच्छा देखो कुछ केस ऐसा भी हो सकता है, जैसे इस तरह से ले लो, सपोज करो ये हमारा ग्राउंड लेवल है, और ये रहा हमारा बड़े वाला फेस, और ट्यूब का ये है हमारा दूसरे वाला फेस, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर दोनों पॉइंट्स जो हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये एक ही हाइट पर है, यानी कि ये जो हाइट है और ये वाली हाइट है वो इक्वल है, राइट। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, जब हम लिखेंगे एट पॉइंट 1 एट पॉइंट 2, तो क्या लिखा जाएगा, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वेयर प्लस रो जी H1, ठीक है, और P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वेयर प्लस रो जी H2। अब यहाँ पे अपनी H1 इक्वल टू H2 है ना, H1 इक्वल टू H2 है, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बचेगा, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वेयर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वेयर, ठीक है। तो इस तरह से आपने मतलब अपने इक्वेशन को मॉडिफाई कर लेना है अकॉर्डिंग टू आवर नीड, राइट। अच्छा देखो वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। देखो जो पॉइंट P1 है अपना, वहाँ पर प्रेशर है P1, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इज V1, राइट। और एरिया सपोज करो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये है अपना A1, ठीक है। ये जो छोटे वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये है A2, और पॉइंट 2 पर प्रेशर है P2 और वेलोसिटी है V2, ठीक है। अब अच्छा देखो जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी थी वो क्या कह रही थी हमें, A1 V1 इक्वल टू A2 V2 है, यही बोल रही थी। अब अच्छा देखो इस फिगर में देखो, आपको देखने से क्या पता लग रहा है कि A1 बड़ा है A2 से, सिंपल सी बात है, ये बड़ा इतना इतना बड़ा फेस है, ये A1 इज ग्रेटर देन A2, राइट। तो दिस इंप्लाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये A1 बड़ा है, ठीक है, A2 है हमारा छोटा। तो प्रोडक्ट कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए क्या होगा, हमारा इन्वर्सली रिलेशन फॉलो होगा। तो यहाँ पर V1 लेस देन V2 हो जाएगा, ठीक है, V1 लेस देन V2 हो जाएगा। अब देखो अगर आप इसको और इसको आपस में कंपेयर करोगे इक्वेशन को,
देखो V1 है छोटा और V2 है बड़ा, है ना। और ये वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है ना। तो यहाँ पर इस इक्वेशन से हमें पता लग रहा है अगर V1 छोटा है तो P1 को बड़ा होना पड़ेगा अगर इक्वालिटी मेंटेन रखनी है तो दिस इम्प्लाइज प्रेशर P1 इज ग्रेटर देन प्रेशर P2। तो हमें यहाँ से ये पता लगता है। तो आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता था कि ये बताओ कि प्रेशर दोनों में क्या कंपैरिजन है, तो प्रेशर P1 इज ग्रेटर देन P2। और ये तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से आपको पता लग ही गया कि V1 लेस देन V2 होगा। तो इस तरह से आपने ये इन इक्वेशंस की हेल्प से अपना आंसर सोल्व करना है, राइट। आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी यूज़ कर सकते हैं और आप बर्नौली इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली देखो ये दो इक्वेशन से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बस यही दो इक्वेशंस यूज़ करनी है और आपका काम हो जाएगा। अब अच्छा देखो एक आता है अपना साइफन। साइफन साइफन ठीक है, साइफन क्या होता है। जैसे सपोज करो ये हमारा कंटेनर है, कंटेनर में हमारा लिक्विड पड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरह से लिक्विड है, ये लिक्विड है। तो साइफन की हेल्प से हम इसमें से पानी बाहर निकालते हैं। साइफन क्या होता है कि जैसे सपोज करो आपने एक ट्यूब डाल दी इसके अंदर, इस तरह से, इस तरह से आपने इसमें ट्यूब डाल दी और इसका पूरा प्रिंसिपल होता है, ठीक है। इसको पूरा डिटेल्ड में स्टडी करते हैं जब इसकी डेरिवेशन करते हैं, इसकी प्रॉपर डेरिवेशन होती है, इसमें हम सब कुछ देखते हैं कि किस तरह से वर्किंग प्रिंसिपल क्या है साइफन का, ठीक है। लेकिन अभी वो नहीं करा सकते पूरा का पूरा। बस आप अभी इतना समझो कि जो साइफन है, साइफन में से यहाँ से सपोज करो लिक्विड अंदर गया, ठीक है, और फिर यहाँ से बाहर निकलता है। एंड सपोज यहाँ से जो लिक्विड निकल रहा है विद वेलोसिटी v निकल रहा है बाहर, ठीक है। तो देखो जब इसको पूरा प्रॉपर सोल्व करते हैं बर्नौली इक्वेशन वगैरह लगा के, तो v की वैल्यू निकल के आती है। तो वो v की वैल्यू निकल के आती है अंडर द रूट 2hg। अब देखो हमें यहाँ सीखना क्या है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये फॉर्मूला तो पता है कि अंडर द रूट 2hg है, लेकिन ये h क्या है, h के बारे में हमें समझना है थोड़ा सा। देखो h ये है कि पानी की हाइट से लेके यहाँ तक की हाइट, ये जो पानी की हाइट है, पानी का जो लेवल है अपर लेवल ये वाला, और यहाँ तक की हाइट है हमारी एच, एच, और यहाँ तक की हाइट है ये जो मतलब ये इसका फेस है ना पाइप का, ये वाला। इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, इसलिए मैं थोड़ा सा ना इसको यहाँ की जगह इसको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ऐसे, ये है हमारी हाइट एच। ये जो इसमें फॉर्मूला में दिखा रखी है ये वाली हाइट है, जो कि पानी का लेवल, ये पानी के लेवल से लेके इस जो साइफन का ये फेस है ना, इसके लेवल तक है, ठीक है। अब सपोज करो ये साइफन अगर थोड़ा सा और नीचे बनाते हैं ना, इस तरह से, रुको मैं आपको दिखाता हूँ ताकि थोड़ा और क्लैरिटी आए। इस तरह से अगर अपना ये साइफन थोड़ा सा और यहाँ तक होता, लंबा होता, ठीक है, तो ये हाइट हमें एच ये नीचे तक लेनी पड़ती, यहाँ तक। ये है अपनी हाइट एच, ठीक है। ये वाली हाइट लेनी है आपको यहाँ पे साइफन में। तो ये हमारी वेलोसिटी है जिससे पानी यहाँ पर बाहर निकल रहा है, दिस वेलोसिटी इज v। तो अच्छा देखो अभी ये एक ये वाली हाइट है यहाँ पर, एक ये वाली हाइट है कि यहाँ पर पानी में कितना डूबा हुआ है। देखो इस पे डिपेंड नहीं करता है। एक हाइट ये वाली है कि यहाँ ये वाली हाइट इस पे भी डिपेंड नहीं करता है। मतलब ये इसको आप कुछ भी बोल लो, सपोज कर लो इस हाइट को एच ए बोल देते हैं, एच ए। इसको हाइट एच बी बोल देते हैं, इसको हाइट एच सी बोल देते हैं। तो यहाँ पर हाइट एच सी आ जाएगा, ठीक है। और एच ए और एच बी पर फाइनल स्पीड जो यहाँ से लिक्विड बाहर निकल रहा है इस पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। अच्छा देखो अब इसमें ना एच, जैसे एच बी है, एच बी को हम चेंज करके अगर सपोज करो कोई दूसरा साइफन बनाए, एच बी को थोड़ा सा वेरी करके या इसके थोड़ा सा ज्योमेट्री को चेंज करके हम वेलोसिटी को मैक्सिमम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने यहाँ से वेलोसिटी वी मैक्स निकालना हो कि कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है साइफन के अंदर, ठीक है, जो मैक्सिमम लिमिट है वो है हमारी अंडर द रूट 2 प्रेशर एटमोस्फेरिक PATM और अपॉन रो, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद कर लेना। अगर आपसे वो पूछे कि मैक्सिमम स्पीड निकालो कि कितनी हो सकती है एक साइफन के अंदर, तो आपने सिंपली क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, रो इज़ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। वहाँ से आपकी वी मैक्स आ जाएगी। और ये तो अपनी नॉर्मल वेलोसिटी है अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, ठीक है। तो ये हो गया अपना साइफन। अब नेक्स्ट आता है इफ्लक्स स्पीड। इफ्लक्स स्पीड, इफ्लक्स, EFF LUX, इफ्लक्स स्पीड।
अब देखो इफ्लक्स स्पीड क्या होता है, जैसे सपोज करो कोई भी कंटेनर है, ये रहा अपना कंटेनर और आपने यहाँ पे एक होल बना दिया नीचे कंटेनर में, ठीक है। और यहाँ पर आप इसमें पानी भर दिया आपने इस कंटेनर में ऐसे, इस तरह से। तो ये इस पानी इस होल से इस तरह से बाहर निकलेगा, ठीक है। इस तरह से अपना पानी ये बाहर आएगा। तो जिस स्पीड से पानी ये बाहर आता है उसको बोलते हैं इफ्लक्स स्पीड, ठीक है। सपोज करो हम यहाँ से वेलोसिटी को इस तरह से दिखाएं v, और ये वाली हाइट सपोज करो अपर लेवल से लेके यहाँ बॉटम तक की हाइट सपोज करो हम बोलते हैं h, कैपिटल H। तो इफ्लक्स स्पीड क्या होगी, v इज इक्वल टू ये होगी अंडर द रूट 2gh, ठीक है। ये है हमारी इफ्लक्स स्पीड का फॉर्मूला। देखो ये थोड़ा सेम सेम से फॉर्मूला है, इसको आप लर्न करने में ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगी। बस आपने ये सीखना था कि ये वाली जो हाइट है ये कौन सी हाइट है, ये है हमारी, ये एच सी मैंने आपको फिगर में दिखाई दिया कौन सी हाइट है, राइट। तो अब ये वाला फॉर्मूला है अंडर द रूट 2g कैपिटल H, और इसमें समझने वाली बात क्या है कि ये जो फॉर्मूला है ये है इंडिपेंडेंट ऑफ रो। रो क्या है यहाँ पर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। देखो कितनी खास बात है ये कि रो पे डिपेंड कर ही नहीं रहा फॉर्मूला। यानी आप यहाँ कितनी मर्जी डेंसिटी का लिक्विड भर दो इसके अंदर और नीचे एक होल बना दो तो वो एक स्पीड v से ही बाहर निकलेगा, ठीक है। सिर्फ h पर डिपेंड करता है, ये जो h है हाइट पर। तो अंडर द रूट 2gh, ये हो गया हमारे यहाँ पर इफ्लक्स स्पीड। अब अच्छा देखो बात आती है अब नेक्स्ट, एक फार्मूला और नोट कर लो यहाँ पर। एक और फार्मूला थोड़ा ये इंपॉर्टेंट सा फार्मूला है, कभी कभी एग्जाम से मतलब ना मैंने काफ़ी एग्जाम में देखा है इसमें। ये जो फार्मूला है जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, देखो जैसे सपोज करो एक कंटेनर है अपना, ये कंटेनर है और आपने यहाँ पर एक होल बना दिया, और ये इसमें पानी भर रखा है आपने इस तरह से, ये भर दिया आपने इसके अंदर पानी यहाँ पर, और ये पानी यहाँ से बाहर निकल रहा है। सपोज करो इनिशियल हाइट पानी की थी h1, ये हाइट है h1, h1 हाइट, दिस हाइट इज h1। एंड सपोज करो टाइम t के बाद, t टाइम के बाद हाइट हो जाती है h2। सपोज करो इनिशियल लेवल था जो डार्क पेन से दिखाया, ये है एट t इक्वल टू 0, और ये ड्रॉप करके सपोज करो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर आ गया एट t इक्वल टू t पर, ठीक है। ये ड्रॉप कर गया यहाँ से पानी, यहाँ पर आ गया, और सपोज करो ये वाली हाइट है अब h2, दिस हाइट इज h2। तो ये पूछता है वो क्वेश्चन में कि टाइम निकालो कितने टाइम बाद ये h1 से h2 हाइट पर आ जाएगा, ठीक है। और अब आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला एक बार याद कर लो यहाँ पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कभी भी आ सकता है किसी भी एग्जाम में। तो टाइम t ये निकलता है हमारा कैपिटल A अपॉन स्मॉल a अंडर द रूट 2/g, और यहाँ पर रूट h1 माइनस रूट h2, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको लर्न करना है। देखो लर्न तो क्या, बस आप इसको देखो एक दो बार लिखोगे, फिर कभी आपके सामने एग्जाम में आ गया किसी ऑप्शन में लिखा हुआ तो आपको याद आ जाएगा अगर आपने पढ़ा है तो, ठीक है। अब देखो हमें ये समझना है कि कैपिटल ए और स्मॉल ए है क्या। देखो स्मॉल ए तो है ये वाला एरिया, ये जो मैं ग्रीन पेन से दिखा रहा हूँ ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, और कैपिटल ए है, अब मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ पर्पल कलर से, ये वाला एरिया, ये जो ऊपर वाला एरिया है ना यहाँ वाला, ये दैट इज़ कैपिटल ए। क्योंकि ये कंटेनर को अगर आप ऊपर से देखोगे तो जैसे सर्कुलर सिलेंड्रिकल कंटेनर है तो ऊपर से आपको ऐसा ही दिखेगा ना ये कंटेनर, इस तरह से, अगर आप अपर व्यू देख रहे हो इसका इस तरह से। और यहाँ पर सपोज करो होल बना हुआ है, तो ऊपर वाला ये वाला एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, दिस इज कैपिटल ए एरिया। तो ये वाला एरिया और ये नीचे वाला है स्मॉल ए एरिया, और जी तो आपको पता ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट h1 एंड हाइट h2 वो इसमें पुट करनी है और वहाँ से टाइम निकल जाएगा आपका। तो ये बात है यहाँ पर, ये आपको याद रखना है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब अच्छा देखो और इसमें एक इक्वेशन और आती है, में लिखते हैं अब वो, उस इक्वेशन का नाम है पोइसचुली इक्वेशन, ठीक है। पोइसचुली पोइसचुली इक्वेशन, इक्वेशन मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इक्वेशन। ये होती है फॉर लिक्विड फ्लो इन कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड फ्लो कर रहा है, उसके लिए इक्वेशंस दी थी पोइसचुले ने। देखो सपोज करो ये हमारी ट्यूब है इस तरह से, ये है अपनी ट्यूब कैपिलरी ट्यूब। सपोज करो इसका ए रेडियस है हमारा, ये वाला रेडियस, दिस रेडियस इज स्मॉल आर, ठीक है। अब देखो जो फर्स्ट इक्वेशन कहती है पोस्चुले की, फर्स्ट इक्वेशन
फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या बताती है, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट डिस्टेंस y फ्रॉम एक्सिस। देखो ये जो डॉटेड मैंने दिखाई है, ये डॉटेड है एक्सिस, एक्सिस ठीक है, ये वाली, ये है वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट डिस्टेंस y फ्रॉम एक्सिस। यानी कि अगर यहाँ से आप y डिस्टेंस पर एक वेलोसिटी ऑफ लिक्विड निकालना चाहें तो उसके बारे में बताती है हमें। सपोज करो इसके अंदर लिक्विड बह रहा है इस तरह से, इस तरह से हमारा ये लिक्विड है इसके अंदर, वो इस तरह से रन कर रहा है इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर। देखो जो लिक्विड बहता है ना, उसकी मैक्सिमम स्पीड होती है हमारी सेंटर पर। जो लिक्विड हमारा फ्लो करता है उसकी मैक्सिमम स्पीड सेंटर पर होती है, यहाँ पर एक्सिस पर, ठीक है, ये रही सेंटर पर। और फिर वो स्पीड धीरे धीरे कम होती रहती है जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते हैं। देखो इस तरह से वो स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी। देखो वेक्टर से दिखा रहे हैं ना हम इसके मैग्नीट्यूड को, तो इसका मतलब है कि स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जा रहे हैं, ठीक है। और फाइनली बिल्कुल यहाँ इस के पॉइंट पर, कैपिलरी के पॉइंट पर वो स्पीड जीरो हो जाती है। तो हमने वही निकालना है कि एट ए डिस्टेंस वाई कितनी स्पीड होगी। तो वो होती है देखो स्पीड v इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन 4 ईटा एल, और यहाँ पर आर स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ठीक है। दिस इज पोस्चुअली फर्स्ट इक्वेशन। और ईटा यहाँ पर क्या है, ईटा इज द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ईटा इज द विस्कोसिटी, विस्कोसिटी विस्कोसिटी कोफिशिएंट बोलते हैं इसको बेसिकली, विस्कोसिटी कोफिशिएंट, राइट, या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कुछ भी कह सकते हो आप। ईटा तो कोफिशिएंट है। अब अच्छा डेल्टा पी क्या है, डेल्टा पी है हमारा प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ कैपिलरी ट्यूब। ये है हमारा प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर प्रेशर डिफरेंस कहाँ, किस किस के बीच, टू एंड्स ऑफ कैपिलरी ट्यूब के बीच। अब सपोज करो दूसरा एंड कैपिलरी ट्यूब का है कहीं ये इस तरह से, तो उसके और उसके बीच में ये प्रेशर डिफरेंस है कैपिलरी ट्यूब के, ठीक है। और एल इज द लेंथ ऑफ कैपिलरी ट्यूब, दिस एल इज द लेंथ ऑफ कैपिलरी ट्यूब, राइट। और मिनिमम स्पीड कहाँ पर होगी, मिनिमम स्पीड होगी अक्रॉस द एंड्स। ये जो अक्रॉस द एंड्स ये वाला एंड है, यानी कि बिल्कुल ट्यूब के साथ साथ यहाँ पर स्पीड होती है पानी की ज़ीरो, मतलब ज़ीरो मानते हैं इसको। ये हमारी डेरिवेशन, मतलब अगर देखो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर अगर y को r के इक्वल रख देते हैं, y को r के, क्योंकि y इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है ना। अगर y r के इक्वल हो जाएगा तो एंड पर वेलोसिटी निकल जाएगी यहाँ पर। तो y को अगर r रखेंगे तो आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा v इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है अक्रॉस एंड्स। अच्छा अगर मैक्सिमम निकालनी हो तो मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, वी मैक्स सेंटर के लिए वाई ज़ीरो रखना पड़ेगा हमें, तो मैक्सिमम मिल जाएगी। तो वाई ज़ीरो रखेंगे तो मैक्सिमम स्पीड आएगी डेल्टा पी अपॉन 4 ईटा एल, और इनटू में आर स्क्वेयर। ये है हमारी मैक्सिमम स्पीड ऑफ लिक्विड, ठीक है। ये तो हो गया हमारा अब फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं कि सेकंड इक्वेशन क्या थी पोस्चुली की। सेकंड इक्वेशन हमें क्या बताती है कि लिक्विड करंट, ठीक है, लिक्विड करंट अगर उसको क्यू से रिप्रेजेंट करें तो वो क्या होता है हमारा डेल्टा पी पाई डेल्टा। देखो मैं डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूँ आपको, इसके बारे में हम ज़्यादा यहाँ पर अगर एक्सप्लेनेशन देंगे तो वो पूरा ही एक ही लेक्चर बन जाएगा, है ना। तो इतना हम अभी नहीं कर सकते, हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। डेल्टा पी पाई आर टू द पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल, ठीक है, ये है हमारा लिक्विड करंट, दिस इज लिक्विड करंट, राइट। डेल्टा पी तो मैंने बता ही दिया आपको, डेल्टा पी क्या है, पाई पाई इज द 3.14, राइट, 22/7, एंड आर की पावर 4, आर इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, ठीक है, एल इज द लेंथ। अच्छा इसको लिक्विड करंट क्यों बोला, लिक्विड करंट क्यों बोला इसको, देखो करंट का मतलब क्या होता है, जब आप जैसे सपोज करो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में करंट आई क्या होता है, क्यू अपॉन टी। क्यू अपॉन टी का मतलब क्या है, अगर बेसिकली सिंपल मीनिंग में बात करें तो ये है कि चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, उसको बोलते हैं करंट। अब यहाँ पर लिक्विड करंट है ये क्यू, तो ये क्या होगा यहाँ पर वॉल्यूम रेट ऑफ लिक्विड फ्लो, दैट इज कितना वॉल्यूम बह रहा है लिक्विड का पर यूनिट टाइम, ये है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। और जो सिंपल करंट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है चार्ज अपॉन टाइम, और यहाँ पर ये है वॉल्यूम अपॉन टाइम, दैट इज वॉल्यूम रेट ऑफ लिक्विड फ्लो। तो ये है हमारा करंट। अच्छा देखो जैसे सिंपली वहाँ पर होता है v इक्वल टू आई आर होता है, देखो जैसे v इक्वल टू आई आर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अगर यहाँ से आपने ये करंट की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, v अपॉन आर निकालते हैं, ठीक है।
थोड़ा सा इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं इसको। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो इस फॉर्मूला में आप ऐसा करो कि Q इज इक्वल टू डेल्टा पी, और बाकी टर्म को लिख लो ए टीटा एल, और अपॉन यहाँ पर पाई आर की पावर 4, इस तरह से। क्योंकि ये तो ऊपर जाके वही बन जाएगा ना, सेम टू सेम। अगर आप इसको इस तरह से देखो, और अगर आप इसको ऐसे लिख दो डेल्टा पी अपॉन आर एल, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, देखो आर एल हमें बोलेंगे लिक्विड रेजिस्टेंस। देखो जैसे यहाँ पर होता है ना ये रेजिस्टेंस, ऐसे ही इसको बोल दिया हमने यहाँ पर लिक्विड रेजिस्टेंस, लिक्विड लिक्विड रेजिस्टेंस आर एल क्या आ गया हमारा, आर एल इज इक्वल टू 8 ईटा एल अपॉन पाई आर टू द पावर 4। देखो ये सारे फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। मतलब देखो कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, तो अब डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला ही पूछ लिया, सपोज करो कि ऑप्शन दे दिया आपको चारों, और आपसे पूछ लिया कि इसमें से ये बताओ लिक्विड करंट का फॉर्मूला कौन सा है, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए, देखो ये सब कुछ। और देखो इतना मुश्किल भी नहीं है। एक अगर आपने सपोज करो ये वाली इक्वेशन याद कर ली, तो आपको अपने आप ही लिक्विड करंट का फॉर्मूला पता होगा। बस इसको अपनी इस इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, और वहाँ से आप लिक्विड करंट निकाल लोगे। तो ये सिंपल सिंपल सी बातें हैं, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसमें एक आता है अपना स्टोक्स लॉ। अब स्टोक्स लॉ की बात करते हैं। स्टोक्स लॉ, देखो स्टोक्स लॉ क्या कहता है अपना, सपोज करो लिक्विड है अपना, ये लिक्विड है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से लिक्विड पड़ा हुआ है कहीं पे। समझ लो कि एक तालाब है या कुछ भी है, एक लिक्विड है, और हमने इसमें एक स्फेरिकल बॉडी गिरा दी। स्फेरिकल बॉडी ये अपनी है, एक स्फेरिकल बॉडी, इस तरह से आप इमेजिन कर पाओ इसको, स्फेरिकल है ये बॉडी, ठीक है। इस तरह से ये स्फेरिकल बॉडी है। तो देखो स्टोक्स लॉ स्फेरिकल बॉडी के लिए ही वैलिड है, ठीक है, स्फेरिकल बॉडी के लिए ही है ये। और ये हमारी, जैसे सपोज करो ये बॉल है, बॉल, और ये नीचे जा रही है विद वेलोसिटी v, ठीक है, नीचे जाएगी ऐसे विद वेलोसिटी v। यहाँ पर देखो जब ये नीचे जाएगी ना, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा, उसको हम बोलेंगे विस्कस फोर्स, ठीक है। विस्कस फोर्स बेसिकली इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ऐसे, मतलब यहाँ इसके ऊपर लगेगा इस तरह से, ऑपोजिट डायरेक्शन में विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ। अगर इसको हम वी से एफ से रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से लिखा जाना चाहिए, ठीक है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, बेसिकली बात ये है, आपको ये समझना है। मैं इसको थोड़ा इरेज करके यहाँ पर साफ साफ दिखा देता हूँ कि विस्कस फोर्स ऐसे लगेगा, ठीक है, साइड में दिखा दिया हमने, दिस इज वी वेलोसिटी। अब हम स्टोक्स लॉ हमें यही बताते हैं कि विस्कस फोर्स है कितना। तो विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन स्फेरिकल body moving in a viscous liquid is given as 6 पाई ईटा आर और वी, ठीक है। आर क्या है हमारा, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी, आर इज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी, वी इज द वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी मूविंग इन अ लिक्विड, राइट। 6 तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, राइट। अब देखो यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि कितना ज़्यादा फोर्स लगेगा, वो डिपेंड करेगा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस पर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी पर। देखो ये कॉमन सेंस भी है, जितना गाढ़ा लिक्विड होगा, जितनी ज़्यादा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगी, उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, उतनी ज़्यादा डिफिकल्टी होगी बॉल को मूव होने में लिक्विड के अंदर, ठीक है। और जितनी बड़ी बॉल होगी उतनी ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, और जितनी ज़्यादा स्पीड से मूव करेगी उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो ये जस्ट कॉमन सेंस की बात भी है। तो आपने बस ये चीज़ याद रखनी है कि स्टोक्स लॉ होता क्या है, राइट। मतलब पूछ सकता है आपसे एमसीक्यू वगैरह में कि स्टोक्स लॉ के बारे में बताओ। अच्छा देखो एक अपनी टर्मिनल वेलोसिटी होती है, टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। देखो टर्मिनल वेलोसिटी का डिस्कशन यहीं कर लेते हैं। अब अच्छा देखो जैसे सपोज करो ये हमारा लिक्विड है, इस तरह से बॉल नीचे आ रही है अब, ठीक है, नीचे आ रही है। मैं जस्ट थोड़ा सा मीनिंग बताऊंगा आपको टर्मिनल वेलोसिटी का, ठीक है। देखो बॉल नीचे क्यों आ रही है, क्योंकि इसके ऊपर एक mg फोर्स लग रहा है, क्यों इसीलिए नीचे आ रही है बॉल, mg फोर्स लगेगा। और देखो विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। तो कोई पोजीशन ऐसी होगी कि जहां पर विस्कस फोर्स इक्वल टू हो जाएगा mg फोर्स के इक्वल। यानी कि ये बॉल नीचे आ रही है धीरे धीरे इस तरह से, ये बॉल नीचे आ रही है, और कोई ना कोई पोजीशन ऐसी होगी जहां पर ही अपना विस्कस फोर्स F इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर एक फोर्स हो रहा है, वो दिखाना रह गया, वो बाइंड फोर्स भी लगेगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर होता है तो वो बाइंड फोर्स लगता ही लगता है, एफ बी।
देखो विस्कस फोर्स तो मूवमेंट की वजह से है ना, और बायएंड फोर्स तो लगना ही है। यहाँ पर ये हम दिखाएंगे, ये इस तरह से अपसाइड बायएंड फोर्स, यानी कि देखो इस पोजीशन पर क्या होगा, ये जो अपनी पोजीशन है कि अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा, ठीक है, इस किसी भी एक पोजीशन पर आकर, यानी कि एफ बायएंड, ठीक है, एफ बायएंड प्लस एफ विस्कस फोर्स, ठीक है, एफ विस्कस फोर्स इज इक्वल टू अपना हो जाएगा एम जी के इक्वल। तो यहाँ पर क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है अपनी, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, यानी अब वेलोसिटी और नहीं बढ़ेगी। देखो जैसे जैसे यहाँ से यहाँ आ रहा था ना, वेलोसिटी बढ़ रही थी धीरे धीरे, लेकिन इस पॉइंट के बाद v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगी अपनी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। अब ये नीचे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक धीरे धीरे बढ़ रही थी, देखो समझने की कोशिश करो, जैसे जैसे नीचे आ रहा था वेलोसिटी बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, और इस पॉइंट पर आते ही अब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। अब धीरे, अब नहीं बढ़ेगी वेलोसिटी, ये पॉइंट है मतलब यहाँ पर। अब वो वेलोसिटी है कितनी, वो वेलोसिटी निकाल इस इक्वेशन को लगाने से आती है हमारे पास, ठीक है। अब जब इसकी डेरिवेशन करते हैं प्रॉपर, सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, एफ बाइंड की वैल्यू को पुट करते हैं, विस्कस फोर्स की वैल्यू को पुट करते हैं, एम जी में मास की वैल्यू पुट करते हैं, तो वो सब कुछ लगाने के बाद टर्मिनल वेलोसिटी वी टी आती है हमारे पास 2r² g अपॉन 9 ईटा, और यहाँ पे होता है रो बी माइनस रो एल। रो बी इज द डेंसिटी ऑफ बॉडी और रो एल इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, राइट। तो ये आता है हमारे पास रिजल्ट फाइनली। अच्छा, अगर हम इसका ग्राफ दिखाना हो तो ग्राफ कैसे दिखाएंगे, ग्राफ कैसे दिखाएंगे, देखो सपोज करो ये हम एक्सिस बना लेते हैं, एक्सिस बना लेते हैं, ये हमारी एक्सिस है, और ये है सपोज करो हाइट एच, ठीक है, हाइट एच है। हाइट एच मान लो कि यहाँ से यहाँ तक है, मतलब ये ऊपर से माप रहे हैं हम हाइट को, यहाँ से माप रहे हैं हाइट को, ठीक है, अपर लेवल से, ये हाइट एच है, और ये है वेलोसिटी इस साइड। तो देखो हम क्या कह रहे थे कि जैसे जैसे पहले वेलोसिटी बढ़ेगी फिर फाइनली कांस्टेंट हो जाएगी, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वेलोसिटी बढ़ेगी और फाइनली कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो धीरे धीरे पहले वेलोसिटी बढ़ रही थी, जैसे जैसे हाइट बढ़ा रहे थे, हाइट क्या है ऊपर से माप रहे हैं हम, जैसे जैसे हाइट बढ़ा रहे हैं वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, और फिर ये फाइनली ये हो जाएगी कांस्टेंट इस तरह से, ठीक है, कांस्टेंट हो जाएगी। और ये जो वैल्यू है वेलोसिटी की, ये जो फाइनल वेलोसिटी है, ये है हमारी वी टर्मिनल। तो बस यही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये टर्मिनल वेलोसिटी और स्टोक्स लॉ का डिस्कशन हो गया। अब इसमें एक आता है हमारा रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। देखो ये जो बातें हैं ना, जैसे स्टोक्स लॉ क्या है, ये टर्मिनल वेलोसिटी का ये फॉर्मूला कैसे आया, किस तरह से हमने ये इक्वेशंस लगाई हैं, देखो वैसे तो मैंने आपको एक बेसिक सा बता दिया कि कंसेप्ट क्या है, ठीक है, लेकिन इसकी डेरिवेशन, इसको प्रॉपरली समझना और प्रॉपरली इसके बारे में बिल्कुल डिटेल्ड स्टडी करना, देखो वो प्रॉपर बैच में होता है, ठीक है। यहाँ पर उसको नहीं करा सकते, यहाँ पर तो हम सिर्फ आपको एक रिविज़न करा रहे हैं, ठीक है। अब अच्छा देखो, एक आता है रेनॉल्ड्स नंबर अपना, रेनॉल्ड्स नंबर। देखो ये हमें ये बताता है, मैं सिंपली आपको ये बता देता हूँ, ये हमें ये बताता है कि जो अपना लिक्विड है वो स्टेडी है, स्टेडी है या टर्बुलेंट है, टर्बुलेंट, ठीक है। देखो स्टेडी का मतलब क्या होता है, स्टेडी का मतलब होता है कि अगर वेलोसिटी, डेंसिटी और प्रेशर लिक्विड के अंदर वो चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ साथ, ठीक है, टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही, वो बिल्कुल सेम है। सपोज करो ये अपना लिक्विड बह रहा है इस डायरेक्शन में, सपोज करो ये है हमारा लिक्विड, लिक्विड इस डायरेक्शन में हमारा फ्लो कर रहा है, ठीक है। सर हम कोई भी पॉइंट पकड़ लो इसमें, ये वाला पॉइंट पकड़ लिया हमने, ठीक है। हमने टाइम t इक्वल टू T1 पर देखा, यहाँ पर सपोज करो प्रेशर था P1, डेंसिटी थी ρ1, और यहाँ पर सपोज करो प्रेशर था, हाँ वेलोसिटी v1 थी, ठीक है। सपोज करो यहाँ पर t इक्वल टू T1 पर हमारा था डेंसिटी ρ1, वेलोसिटी v1 और प्रेशर P1, ठीक है। अब हमने टाइम कुछ टाइम बाद देखा T2 पर, फिर भी यहाँ पर ρ1 है, वेलोसिटी v1 है और प्रेशर P1 है, ठीक है। फिर टाइम t इक्वल टू T3 पर देखा, फिर सेम वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे स्टेडी फ्लो, स्टेडी फ्लो। लेकिन अगर कुछ भी चेंज हो रहा है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे फिर टर्बुलेंट फ्लो है ना, उसको हम फिर बोलेंगे कि स्टेडी फ्लो नहीं है। तो ये बात है, तो रेनॉल्ड्स नंबर से हमें पता लगता है कि हम अपना लिक्विड स्टेडी है या टर्बुलेंट है या क्या है, वो हमें रेनॉल्ड्स नंबर बताता है। देखो अगर एन,
देखो सबसे पहले तो रिनोल्ड नंबर का फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। रिनोल्ड नंबर n, ये क्या होता है हमारा, रो वी डी अपॉन ईटा, रो वी डी अपॉन ईटा। देखो वी तो अपना क्या हो गया, वेलोसिटी हो गई, वी इज द वेलोसिटी, राइट, दिस वी इज द वेलोसिटी। देखो हाइड्रोडायनेमिक्स में जो हमारी वी है वो मैक्सिमम वेलोसिटी ही होगी, और हाइड्रोस्टैटिक्स में वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि वी क्या है। कभी कभी आप वी को यहाँ वॉल्यूम ना मान लो, राइट। अब डी क्या है, डी इज द डायमीटर ऑफ ट्यूब। सपोज करो ये ट्यूब थी अपनी, ये अपनी ट्यूब है जिसके अंदर लिक्विड फ्लो कर रहा है इस तरह से। ये है हमारी ट्यूब, ट्यूब के अंदर फ्लो कर रहा है, तो डायमीटर है इसका ट्यूब का डी। डी इज द डायमीटर ऑफ ट्यूब, राइट। यानी कि रेडियस का डबल, रेडियस यहाँ से यहाँ तक होता है। ठीक है, डायमीटर इज इक्वल टू 2r। तो ये है हमारा रिनोल्ड नंबर। रिनोल्ड नंबर अब यहाँ से कुछ वैल्यूज निकल के आएगी। ठीक है, जब इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, डेंसिटी को पुट करेंगे, वेलोसिटी को पुट करेंगे, डायमीटर को पुट करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को पुट करेंगे, तो यहाँ से कुछ वैल्यूज निकल के आएंगी। तो देखो अगर n की वैल्यू लेस देन 2000 आती है, ठीक है, और n की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 2000 आती है बट लेस देन 3000, ठीक है, और अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 3000 आती है, ठीक है, तो यहाँ पर ये तीन केस बनते हैं, राइट। अगर लेस देन है तो फ्लो है हमारा स्टेडी, ठीक है। अगर यहाँ पर इसके बीच में है 2000 और 3000 के अंदर, तो कैन बी स्टेडी एंड टर्बुलेंट। टर्बुलेंट यानी कि बीच बीच में कभी स्टेडी हो जाएगा फिर टर्बुलेंट हो जाएगा, यानी कि कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। ठीक है, कन्फ्यूजन सी है, कैन बी स्टेडी और कैन बी टर्बुलेंट, राइट। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल श्योर है कि यहाँ पे टर्बुलेंट होगा, टर्बुलेंट, राइट। तो आपसे ये पूछ सकता है कि सपोज डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज दिस, वेलोसिटी ये है, डायमीटर ये है ट्यूब का, ईटा ये है, तो बताओ भाई कि अपना जो लिक्विड है वो स्टेडी है, टर्बुलेंट है। तो बस जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट करो और यहाँ से आपका निकल जाएगा फाइनली, राइट। तो बस आपको ये बातें थोड़ा सा ध्यान रखनी है। यहाँ पे अपना हाइड्रोडायनेमिक्स का थोड़ा डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। देखो आपने कंसेप्ट भी समझने की कोशिश करी है कि कंसेप्ट्स क्या हैं, फॉर्मूला रिवीजन करी है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना और अच्छे से एक बार इसको रिवाइज कर लेना, राइट। फ्लूइड मैकेनिक्स अपना खत्म हो गया, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हमने अब तक क्या क्या किया है। देखो यहाँ पर हमने अब तक एक तो काइनेमेटिक्स डिस्कस कर लिया है, ठीक है, काइनेमेटिक्स, राइट। एक हमने यहाँ पर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन डिस्कस कर लिया है, फ्रिक्शन भी डिस्कस कर लिया है अब तक, ठीक है, ग्रेविटेशन भी डिस्कस कर लिया है, हाइड्रोस्टैटिक्स डिस्कस कर लिया है, हाइड्रोडायनेमिक्स डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम और यूनिट डिस्कस करेंगे, जैसे इलास्टिसिटी की पूरी यूनिट है, इलास्टिसिटी क्या होता है उसके बारे में, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, राइट। और फिर उसके बाद हम रिजिड बॉडी डायनेमिक्स स्टडी करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे टॉर्क क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। फिर एक लेक्चर सेंटर ऑफ मास पे बनेगा। तो इस तरह से हम धीरे धीरे स्टडी करते चलेंगे, ठीक है। तो ये है अपना प्रोग्राम आगे का। और एस्टेट आपको पता ही है, एस्टेट अपना है 8 और 9 फेब को। अप्रोक्सीमेट आइडिया यही है, क्योंकि अभी हरियाणा बोर्ड का भी नोटिस नहीं आया वैसे, लेकिन अप्रोक्सीमेट आइडिया यही है, क्योंकि इन डेट्स की परमिशन मांगी है हरियाणा बोर्ड ने गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से, कि हम इन डेट्स पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाहते हैं, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप यही मानो कि 8 और 9 पर ही आपका एग्ज़ाम होगा फेब में। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, पूरा जनवरी पड़ा है आपके पास, तो हम अच्छे से तब तक रिविज़न कर लेंगे काफ़ी, ठीक है। तो और बाकी आप सबको देखो वैकेंसीज़ के बारे में पता ही है, इस साल कितनी वैकेंसीज़ आएंगी। देखो थोड़ा सा उसका डिस्कशन कर लेते हैं वैकेंसीज़ का। अम, यहीं पर बता देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा, यहाँ पर साइड में, एक सेकेंड। देखो वैकेंसीज़ अपनी KVS की आने वाली है 2025 में, 2025 में, फरवरी मार्च अप्रैल में। देखो ये वैकेंसी कभी भी आ सकती है, फेब में भी आ सकती है, मार्च में भी, अप्रैल में भी, लेकिन जिस दिन आ जाएगी ना ये वैकेंसी, सपोज करो अप्रोक्सीमेट आइडिया फेब का मान लो, ठीक है, जिस दिन आ गई ना वैकेंसी है, विद इन 2 से 3 मंथ्स में इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, और उसके एग्ज़ाम के बाद विद इन 2-3 मंथ में इसकी ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ करा देते हैं। विद इन 6 मंथ होता है इनका प्रोसेस सारा कंप्लीट, जल्दी जल्दी कर देते हैं काम, ठीक है। इसी तरह से NVS की वैकेंसी आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। EMRS की वैकेंसी आएगी सेकंड फेज़ की, अब तक फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हुआ है, 2 फेज़ में वैकेंसी आनी थी, अभी सेकंड फेज़ नहीं आया है, ठीक है। EMRS की वैकेंसी पक्का आएगी। लास्ट टाइम भी EMRS में 180 वैकेंसीज थी फिजिक्स की। और सबसे अच्छी बात यह है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई कुछ नहीं है, डायरेक्ट आपको बस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और आपने सीधा
जॉब लेनी है अपनी, ठीक है। और DSSB की वैकेंसीज आएंगी इस साल, ठीक है। रेलवे टीचिंग की वैकेंसीज आनी है। तो ये सारी वैकेंसीज आएंगी अपने पास इस बार। रेलवे टीचिंग का भी अभी नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसकी तो नोटिस आ भी गया है, ठीक है। DSSB का दिल्ली में इलेक्शंस है तो वैकेंसीज आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और 2025 के बाद देखो 2026 में क्या पता हरियाणा PGT की भी आ जाए, हरियाणा PGT दोबारा से, क्योंकि पोस्ट बहुत खाली रह गई। बेशक इस बार पोस्ट आई थी, फिजिक्स की देखो 450 पोस्ट थी अप्रोक्सीमेट, 424 थी मेरे ख्याल। देखो मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है 424 थी या पता नहीं फोर, मतलब चलो 400 मान लो आप एक सेकंड के लिए। लेकिन कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं? 110 बच्चे सारे सेलेक्ट हुए, इसके अंदर सारी पोस्टें खाली पड़ी हैं, ठीक है। तो फिर से इनको निकालनी पड़ेगी, चलो एक साल बाद निकाल लें, 2026 में तो आएगी ना। तो मतलब एचटेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, ठीक है। तो एचटेट क्वालिफाई करो, हरियाणा में फिजिक्स की बहुत पोस्टें खाली पड़ी हैं, ठीक है। और ये आने वाले टाइम में पक्का आएंगी, तो अच्छे से तैयारी कर लो इसकी। ये तो हो गया अपना एचटेट की बात। देखो सिंपल सी कहने का मतलब क्या है कि वैकेंसीज बहुत हैं। देखो KVS NVS CMRS DSSB और हरियाणा PGT की भी सारी पोस्टें खाली पड़ी है। फिर चंडीगढ़ PGT की 1-2 साल में निकलती रहती है ना, और चंडीगढ़ PGT तो बहुत बढ़िया जॉब मानी जाती है। मतलब काफ़ी अच्छा एरिया है, सब कुछ बढ़िया है चंडीगढ़ PGT में, कोई कमी नहीं है किसी बात की। तो चंडीगढ़ PGT की भी वैकेंसी है। मतलब देखो वैकेंसीज बहुत है 2025 में, ठीक है। मतलब कि पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए, वैकेंसी कोई ना कोई में लग ही जाएगा। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करो, रिवीजन करो, सब कुछ करो। और अगर आपको थोड़ा हेल्प चाहिए तो आप डाउट कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो आप, और वहाँ पे कोई भी डाउट पूछ सकते हो, राइट। अगर आप बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो बैच में एनरोल हो सकते हैं, वरना कोई कंपलशन नहीं है। देखो अगर आपको लगता है कि मैं खुद पढ़ सकता हूँ तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अच्छे से रिवीजन करो बस, जितना रिवाइज कर सकते हैं, राइट। अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे KVS NVS CMRS का कंबाइंड बैच है, एचचैट का बैच है, ठीक है। मतलब बैच देखो है सेम सेम, सभी सब कुछ सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। बस ये है कि नेम अलग है, क्योंकि सिलेबस सबका 11th 12th है। देखो कोई भी वैकेंसी ले लो आप, सबका सिलेबस 11th 12th ही है, 11th 12th में ही हमने मास्टरी करनी है। जिसकी 11th 12th स्ट्रॉन्ग है ना, वो KVS NVS CMRS या कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकता है, ठीक है। 11th 12th ही बेस है अपना। और अगर ये है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो उसके लिए कंसेप्ट बूस्टर बैच भी है एक, जिसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन मिल जाएंगे विद वीडियो सॉल्यूशन। टेस्ट मिल जाएंगे आपको, 40+ टेस्ट मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा डिस्कशन के लिए, आप बात कर सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं अपने, राइट। देखो क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा आपको प्रॉपर, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, 1500 क्वेश्चन है विद PDF सॉल्यूशन, ठीक है। और 1500 क्वेश्चन है विद वीडियो सॉल्यूशन एंड PDF सॉल्यूशन। मतलब मेन तो देखो ये आप ये मानो कि टेस्ट सीरीज की तरह लेके चलो इसको, ये जो आपका कंसेप्ट बूस्टर है, कि टेस्ट सीरीज भी है इसमें। और देखो मेन टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज, और आपके पास ये क्वेश्चन बैंक हो जाएगा विद PDF सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन बैंक विद PDF सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशंस भी है बहुत सारे क्वेश्चंस का, और हमारे पास यहाँ पर टेस्ट भी है। तो बहुत कुछ है करने को, आप अगर करना चाहें तो। और वरना अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहें तो प्रॉपर सेल्फ स्टडी कीजिए अच्छे से, टाइम की कोई कमी नहीं है। टाइम अभी बहुत है आपके पास, ये मानो 2 महीने 3 महीने 4 महीने, जैसे जैसे एक एक वैकेंसी आती रहेगी अपना पेपर देते रहना, कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है सिलेक्शन लेना। बस ये है कि डेली कंसिस्टेंसी से आपने पढ़ना है, ठीक है। देखो कभी कभी क्या होता है, देखो कुछ बच्चे की इंटेलिजेंसी में फ़र्क होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि बहुत जल्दी चीज़ को ग्रैब कर लेते हैं, है ना। जैसे सपोज करो कोई बच्चे 1 दिन में समझ जाते हैं एक बात को, कोई बच्चे उसी बात को 5 दिन में समझते हैं, ठीक है। कोई बच्चे उसी बात को 2 दिन में समझते हैं। देखो कभी कभी IQ में फ़र्क हो जाता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जो हार्ड वर्क होता है ना, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क हमेशा इंटेलिजेंसी से ज़्यादा बड़ी बात होती है, ठीक है। इंटेलिजेंसी से ज़्यादा बड़ी बात है कि हार्ड वर्क इंटेलिजेंसी को हमेशा बीट कर देता है, ठीक है। अब देखो जिसका बच्चे का IQ ज़्यादा है, सपोज करो वो 3 महीने में इफ़ेक्टिवली 1 मंथ पढ़ता है, ठीक है। सपोज करो वो 30 दिन पढ़ता है, 6 महीने मतलब काफ़ी कम पढ़ता है। लेकिन एक हार्ड वर्किंग बच्चा है, वो डेली पढ़ता है, उसका डेली का काम है पढ़ने का, तो वो कैसे नहीं सेलेक्ट होगा, वो पक्का सेलेक्ट हो जाएगा। सपोज करो 100 वैकेंसीज़ हैं, 100 वैकेंसीज़ में से अगर मान लो कि हाई IQ लेवल वाले बच्चे 20 वैकेंसीज ले गए या 50 वैकेंसीज ले गए, तो 50 वैकेंसीज तो बाकी की हार्ड वर्किंग बच्चों की है ना। तो हार्ड वर्किंग हमेशा इंटेलिजेंसी को बीट करती है, देखो।
और हार्ड वर्क करके आप एक पैटर्न समझ जाते हैं कि आप किस तरह के, मतलब देखो फिर घूम फिर के वही क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, वही सारी फिजिक्स है, वही सारे घूम फिर के क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको ये पता लग जाएगा कि किस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करना है। ठीक है, उसी के ऊपर बार बार घूम फिर के वही क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो हार्ड वर्क सबसे बड़ी बात है, हार्ड वर्क करोगे तो अपने आप सब कुछ मिल जाएगा, राइट। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे दूसरा कोई और। ठीक है, ऑल द बेस्ट तब तक के लिए, ओके, थैंक यू।